चाचा हिंदुस्तानी की ऑडियो नाटकों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज आपके लिए पेश है एक रहस्यमयी और रोमांच से भरपूर शानदार नाटक तृष्णा। इस नाटक के लेखक हैं प्रसिद्ध नाट्य हस्ती सरताज नारायण माथुर। आइए सुने ये सस्पेंस से भरा ड्रामा तृष्णा। जय हिंद सर। इंस्पेक्टर समर, इस पत्र को रोजनामचे में चढ़ाने से पहले आपने मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा? सर मुझे लगा मामला सीधा है सर। पत्र में लिखा है पिछले महीने एक मौत जो हमारे थाना इलाके में हुई है वो सामान्य मौत नहीं है सर। अब सर पत्र मिला है तो जांच तो हमें करनी ही होगी। पुलिस में ऐसे पत्र रोजाना आते हैं मिस्टर समर। लेकिन सर पत्र में साफ लिखा है कि मर्डर हुआ है, हत्या हुई है सर। एक 78 साल के व्यक्ति का जो अपनी उम्र पूरी कर बीमारी के चलते मर गया। किसी का नाम लिखा है क्या? किसने हत्या की? कहाँ ढूंढोगे? किसे ढूंढोगे? सॉरी सर, बट ट्रेनिंग में हमें यही सिखाया गया है कि किसी भी सूचना को बेकार की समझने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए सर। तुमने तो पता भी किया है कि पति पत्नी दोनों अकेले रहते थे। 2 बेटियां हैं जो शादी के बाद दूसरे शहरों में अपने अपने ससुराल में रहती हैं। मरने वाला रिटायर्ड अफसर था और अच्छी खासी पेंशन मिलती थी। मकान एक पॉश कॉलोनी में बना है और पत्नी को भी मौत की खबर नहीं हुई। हाँ सर, लेकिन अगर लेटर आया है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है सर। तो ठीक है, जाइए करिए जरूरी जांच, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये आपका प्रोबेशन पीरियड है। जी सर। मैं एसपी साहब को सब कुछ साफ साफ बता दूंगा। जा सकते हैं आप। जय हिंद सर। जय हिंद। डीएसपी साहब बहुत गुस्सा हो रहे थे साहब। हाँ, कह रहे थे कि लेटर रोजनामचे में चढ़ा है ही क्यों है, फाड़ कर फेंक देना चाहिए। अरे तो इंस्पेक्टर मैं किसके लिए बना हूँ? जांच नहीं करूँ? कह तो वो ठीक ही रहे थे साहब। चोरी, डकैती, बलात्कार, हत्या, जाने किस किस मामले में इस प्रकार के गुमनाम पत्र हमारे महकमे में आते ही रहते हैं। खैर छोड़िए साहब, आप तो चाय पियो और समोसे खाओ। ये लो गर्मा गर्म समोसे। यार राम प्रसाद, मेरे से तो पांडे जी कुछ ज्यादा ही खफा लगते हैं। नहीं साहब, आपसे नहीं, डिप्टी साहब तो और आने वाले प्रोबेशनर से नाराज रहते हैं। वो तो कहते हैं ये डायरेक्ट सिलेक्शन वलेक्शन बंद होने चाहिए। ट्रेनिंग अपनी जगह होती है और अनुभव अपनी जगह। कल के रंगरूट ट्रेनिंग लेकर आ जाते हैं हमें सिखाने। लेकिन सरकार पांडे जी की सुनती नहीं। चलो राम प्रसाद, थाने चलते हैं। चलो साहब चलो, मैं ये समोसे पैक कर लेता हूँ, वहीं खाएंगे बैठ के मजे से। चलो साहब चलो चलो। लेकिन हाँ, ये कागज की थैली में पैक करना, प्लास्टिक की थैली बैन है, पता है ना तुम्हें? जी साहब जी। राम प्रसाद, राम प्रसाद। आया साहब। जी साहब। राम प्रसाद। जी साहब। मरने वाले के बारे में इधर उधर से सारी बातें पता कर ली ना? हाँ कर ली साहब जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आज मैं उसके घर जाकर बुढ़िया से सीधी बात करता हूँ। कब चलेंगे साहब? साहब नाश्ता भी वहीं कर लेंगे। हैं? अरे छोटू, समोसे रहने देना। अरे अरे, तुम नहीं जा रहे हो, मैं अकेला ही जाऊंगा। तुम ये बाकी जानकारी जुटाओ और इन्वेस्टिगेशन को जारी रखो। ठीक है साहब। अरे छोटू, ला भाई ला, चाय और समोसे ले आ। जवान खून है, देखते हैं क्या निकाल कर लाते हैं। भाई अपनी तो जांच का दायरा चाय समोसे पर ही जाकर रुक जाता है। ला भाई ला छोटू। हाँ जी, कहिए। जी नमस्ते, मैं समर यादव आपके इस इलाके में थाने का इंचार्ज हूँ। आंटी आपसे कुछ जानकारी लेने आया था। हाँ हाँ, क्या जानकारी चाहिए? क्या हम बैठकर बात कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए आइए, अंदर आइए। अरे अरे मत उतारिए, पहने रहिए, यहाँ जूते अलाउड हैं। आंटी, पुलिस के जूतों को घर में कभी नहीं आने देना चाहिए। मजबूरी में सब चलता है बेटा। क्या लेंगे,
चाय या कुछ और? जी कुछ नहीं, बस पानी पिला दीजिए। आर यू श्योर कि कुछ चाय वगैरह नहीं लेंगे? नहीं आंटी, कुछ नहीं लूँगा, बस पानी। थैंक्स आंटी। आंटी, हम लोग सीनियर सिटीजन्स की सेफ्टी के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम बना रहे हैं, इसीलिए आपके पास आया था। ऐसा होता है कि अकेले रह रहे सीनियर सिटीजन्स की लिस्टिंग करना और उनकी सेफ्टी के बारे में जानकारी देना, ये हमारे इस प्रोग्राम में शामिल है। आपको तो पता ही है आंटी कि पिछले दिनों सीनियर सिटीजन्स के साथ क्राइम की कितनी सारी घटनाएं हो रही है, अक्सर अखबारों में छपता है। स्पेशली हम ऐसे सीनियर सिटीजन्स को डिटेक्ट कर रहे हैं जो कि सिंगल रह रहे हों, जैसे कि आप रह रहे हैं, तो इसीलिए आपके पास आना हुआ है। हाँ वो तो ठीक है बेटा, वैसे अकेला रहना कुछ ऐसा भी कठिन नहीं है, बल्कि आसान ही है, बस अपना ख्याल रखना होता है। आप आंटी ये वाला फॉर्म भर दीजिए। लाओ, तब तक तुम ये मैगजीन पढ़ो। वाह जिंदगी आप भी ये पढ़ती हैं? हाँ मुझे तो बहुत पसंद है। साहब को नहीं पसंद थी, कहते थे बहुत गंभीर आर्टिकल्स आते हैं। उनके समय में नहीं आती थी ये लो, भर दिया फॉर्म। थैंक यू आंटी, अभी चलता हूँ। आंटी जी, आपने ये इतने वेल डेकोरेटेड ड्राइंग रूम में ये पोटली क्यों रख रखी है? इसे अंदर रख दूँ आप कहें तो? प्लीज इसे यहीं रहने दीजिए, हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। पर आंटी ऐसा भी क्या बंधा है इसमें? जिसके बारे में जानना जरूरी ना हो उसके बारे में बात नहीं किया करते। ठीक है आंटी, ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। 1-2 दिन में फिर से आऊँगा, कुछ फॉर्मेलिटीज और पूरी करनी है। ठीक है आंटी? ठीक है, तुम्हारी जब मर्जी हो तुम आ जाना। ओके, थैंक यू। आ गए साहब, कैसा रहा? अरे ठीक रहा, पानी पिलाओ और फिर चाय मंगवाओ यार। समोसे भी मंगवा दूं साहब? अरे मंगवा लो समोसे तुम्हारे। यार राम प्रसाद, जी साहब। इस टाइप का कैरेक्टर मैंने पहली बार देखा है। सीधी सादी सी बुजुर्ग महिला है, बातें उसकी कुछ समझ नहीं आती, मतलब कुछ रहस्यमयी बातें करती है, और किसी बात के बारे में पूछें तो सीधा जवाब नहीं देती। हर बात में कोई ना कोई रहस्य छुपा लगता है मुझे। कुछ तो गड़बड़ है वहां पर, कुछ तो गड़बड़ है। ये फॉर्म तो बहुत सुंदर अक्षरों में भरा है साहब, लेकिन आपने तो फॉर्म हिंदी में बनाया था और उसने सारे उत्तर अंग्रेजी में दिए हैं। बेटी एक दिल्ली और दूसरी बेंगलोर में रहती है। घर के पते से तो लगता है साहब पॉश कॉलोनी में रहती हैं। इससे तो लगता नहीं इनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है साहब, और किसी दूसरे संबंधी का भी जिक्र नहीं है साहब। वो चिट्ठी तो दिखाइए जरा। अरे राम प्रसाद, उस लेटर में कुछ भी नहीं लिखा है, बस इतना सा लिखा है कि इस तारीख को आपके थाना क्षेत्र में इस व्यक्ति की मौत हुई है और इसका पता ये है, और ये लिखा है कि मौत सामान्य नहीं है, ये हत्या है। अब बताओ और क्या है इसमें? ये लो, तुम भी देख लो। साहब पत्र या तो दूसरे हाथ से या राइटिंग बिगाड़ कर लिखा गया है, और लिफाफे पर दोनों सील भी इसी शहर की हैं। राम प्रसाद, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कहाँ से शुरू करूं? ऐसा करते हैं 2-3 दिन बाद फिर से बुढ़िया से मिलने चलेंगे, शायद कोई क्लू निकल जाए। लाओ अभी तो चाय पिलाओ। और समोसा भी साहब। ले आओ राम प्रसाद, समोसे भी ले आओ, शायद वहीं से कोई क्लू निकलेगा। नमस्ते आंटी, ये हैं सिक्योरिटी लगाने वाले कंपनी के सेल्समैन। आज ये कुछ आपके घर में काम करेंगे। नमस्ते बेटा, आइए आइए, आप भी अंदर आइए। पर एक बात है, आज तुम्हें चाय पी के जाना पड़ेगा। जी। चाय का समय भी हो रहा है और मैंने भी चाय नहीं पी,
तो पहले चाय और फिर बातें। बिल्कुल, पहले चाय पीएंगे फिर बातें करेंगे। आंटी, हमने कुछ स्पॉन्सर्स ढूंढे हैं जो आप जैसे अकेले रहने वाले बुजुर्गों के घर में सीसीटीवी लगाने का खर्च स्पॉन्सर कर रहे हैं। यानी आपको कोई खर्चा नहीं करना, बिल्कुल फ्री में लग जाएगा। सीसीटीवी? सीसी कैमरे से क्या होगा बेटा? अरे बहुत कुछ होता है, इसमें रिकॉर्डिंग होती है। देखो, अब आप अकेली रहती हैं, अब भगवान नहीं करे किसी दिन कोई दुर्घटना हो जाए तो कम से कम ये तो पता चल जाएगा ना कि आपके घर में उस वक्त हुआ क्या था। भगवान ना करे, हर अच्छा बुरा क्या वो ही करता है। ऐसा कहो कि तुम अपनी सुविधा के लिए लगा रहे हो। मैं अपनी सुविधा के लिए? ऐसा क्यों कह रही हैं आप? तुम्हारी ही तो सुविधा है भाई। मैं अकेली रहती हूँ, कोई मुझे मार जाए, मेरा खेल खत्म। जो रिकॉर्ड हुआ वो किस काम का, बताओ? हाँ, उस जानकारी से तुम्हें और तुम्हारी भागदौड़ ज़रूर कम हो जाएगी। सब कुछ रिकॉर्ड किया हुआ तुम्हें ऐसा का ऐसा मिल जाएगा। क्यों, ठीक कह रही हूँ ना मैं? ठीक है आंटी, तो अगर आप परमिशन देना तो एक बार घर को देख लेते हैं और फिर एस्टिमेट बना लेते हैं। अगर आपको नहीं लगवाना रहेगा तो कोई बात नहीं, मत लगवाना। ठीक है भाई, तुम्हें अपनी फॉर्मेलिटीज़ भी तो करनी है, कर लो। आइए, अंदर आइए। थैंक यू सो मच आंटी। आंटी, ये कंप्यूटर जो है इस पर इतनी धूल जमी हुई है, पूरी धूल ही धूल से भरा हुआ है। आप इसे कभी चलाती नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा मानना है कि सीख लीजिए, आप अकेले टाइम पास करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। जिंदा इंसानों को छोड़कर मशीन के साथ टाइम पास किया जाए, ये कहाँ की जिंदगी हुई भला? तुम तो ये बताओ, अगर तुम्हारी नज़र में कोई गरीब स्टूडेंट हो तो मैं उसे ये दे दूंगी। है कोई? पता करता हूँ, है बहुत से ज़रूरतमंद लोग, किसी ना किसी को तो काम आ ही जाएगा। अच्छा आंटी, अगर आप कहें तो ज़रूरतमंद को पोटली के लिए भी ढूंढ लूँ? नहीं, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, जिस चीज़ के बारे में जानने की ज़रूरत ना हो उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है आंटी, नहीं करते बात। ठीक है, फिर आता हूँ, मिलते हैं। देख लिया राम प्रसाद। अब तुम क्या सोचते हो, ये बताओ। समझ में नहीं आ रहा साहब। जर जमीन जोरू के कारण हत्याएं होती हैं, लेकिन इस मामले में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है वो मरने वाले की पत्नी का और उसके बाद दोनों बेटियों का है। बिल्कुल सही कहा राम प्रसाद। लेकिन अगर ये वाला लेटर झूठा निकला ना तो पांडे जी मुझे कच्चा चबा जाएंगे और जाने पता नहीं क्या क्या कहें। खैर छोड़ो, ये बताओ कि और क्या क्या तथ्य, क्या क्या जानकारियां तुम्हारे हाथ में लगी हैं? महिला के ससुराल पक्ष के कुछ लोग इसी शहर में रहते हैं साहब। अच्छा। और अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। मायका दूसरे प्रदेश के किसी छोटे कस्बे में है, जहां करीबी रिश्तेदारों में कोई खास बचा नहीं। मरने वाला और उसके भाई सब सरकारी नौकरियों में रहे। जिसका जहां मन रमा उसने वहीं रिटायरमेंट के बाद अपना डेरा जमा लिया साहब। बाप दादा की जायदाद भी कोई नहीं थी। गर्मियों में बेटियां यहाँ आ जाती थी और दिवाली के बाद सर्दियों में ये वहाँ चले जाते थे। पति पत्नी हमेशा साथ ही रहते थे साहब। वेरी गुड, अच्छी जानकारी निकाली है। और डॉक्टर से भी कुछ पता चला क्या? हाँ जी साहब, मरने वाले की 2 बार एंजियोप्लास्टी और 1 बार ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी थी। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड की भी दिक्कत थी। किडनी पर भी प्रभाव आया था उसका, जिससे शुगर का लेवल कभी कभी घट जाता था खतरनाक लेवल तक साहब। डॉक्टर के अनुसार इन्हें बीमारियों के चलते रात में सोते ही मृत्यु हो गई। कुल मिलाकर डॉक्टरी भाषा में देखा जाए तो ये बिल्कुल सामान्य मौत थी साहब। तो सारे हालात और डॉक्टर ये कह रहे हैं कि एक 78 साल का आदमी अपनी भरी पूरी जिंदगी जीकर बीमारियों के चलते सामान्य मौत मर गया है। और ये लेटर कह रहा है कि ये सामान्य मौत नहीं, हत्या है। राम प्रसाद जी साहब, हमें ट्रेनिंग में एक बात सिखाई गई है कि कोई ना कोई कारण हत्यारे के पास हत्या करने का जरूर होता है और वो कोई ना कोई सबूत
उस जगह पर छोड़कर जरूर जाता है। कारण तलाशो और हत्यारा मिल ही जाता है। लेकिन इस केस में तो कारण किसी के पास भी नहीं मिल रहा। यहाँ पर तो मेरी सारी ट्रेनिंग जो है वो बिल्कुल पानी हुए जा रही है। अब क्या हार मान लूं पांडे जी के पास जाकर? नहीं, ऐसा नहीं करूंगा। मामले की तह तक जाऊंगा, कुछ ना कुछ तो जरूर निकालूंगा, पर समझ नहीं आ रहा कैसे करूं, क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। अरे राम प्रसाद, आंटी आंटी नमस्ते, आंटी नमस्ते। आइए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। अरे आपको मैं घर छोड़ देता हूँ, भीग जाएंगे आप, बारिश होने वाली है। राम प्रसाद तुम वहीं पर रुको और रेस्टोरेंट में समोसा खाओ यार, मैं आता हूँ आंटी को छोड़कर। जी 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 साहब। आइए आंटी, बैठिए। अरे तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैं चली जाऊंगी। अरे कोई बात नहीं आंटी, मैं छोड़ देता हूँ आपको। बेटा मुझे आदत है। अरे मैं हूं ना, आपके बेटे समान हूं ना, तो चलिए आप बैठिए। चलो, अब तुम इतनी जिद करते हो तो चलो। अरे तुम तो पूरा भीग गए हो, अंदर आ जाओ। इट्स ओके आंटी, मैं बस चला जाऊंगा अभी। बेटा मैं तुम्हें कुछ चेंज करने के लिए देती हूँ। मेरे पास पड़ी है एक टी शर्ट। ओके। मेरी बिटिया ना अपने पापा के लिए लाई थी, उन्होंने तो पहनी नहीं, अब तुम्हारे काम आ जाएगी। और मैं तुम्हें एक बैग भी देती हूँ, अपनी यूनिफॉर्म उसमें डाल देना। तुम चेंज करो, तब तक मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। ओके आंटी। चाय में अदरक डाल दूँ ना? हाँ डाल दीजिए, अदरक डाल दीजिए। ये लो अदरक वाली चाय। अरे वाह, ये कपड़े तो तुम्हें बिल्कुल फिट आए। अभिनय तुम ही रख लेना बेटा, रखोगे ना? जी जी, थैंक यू सो मच, रख लूंगा आंटी। एक बात कहूँ समर, जी। तुम अपने आप को बदलो। जी मैं समझा नहीं आंटी, मैं बदलूं? हाँ बेटा, ये जो तुम अपनी ड्यूटी के प्रति पॉजिटिव हो ना, हर काम को व्यवस्थित करने की आदि, ये आदत आगे चलकर तुम्हें बहुत परेशान करेगी और हो सकता है परेशानी का कारण बन जाए। मेरे पति जब रिटायर हुए, चीफ इंजीनियर बन चुके थे, अपने विभाग के हेड। मैं एक छोटे से कस्बे से शादी होकर आई थी। अब बोर तो नहीं हो रहे ना तुम? जी नहीं। बरसात भी तेज हो रही है, जा भी तो नहीं पाओगे, तो सोचा मैं तुम्हें अपनी कहानी ही सुना दूं। अरे इट्स ओके आंटी, बिल्कुल, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है आपकी कहानी, प्लीज सुनाइए ना। शादी के बाद यहाँ ही तो सोचा चलो अब अपनी तरीके से जीने को मिलेगा। मायके में इतनी बंदिशें होती थी कि क्या बताऊं तुम्हें। यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, जो करना हो वो शादी के बाद करना। तो मैंने भी सोचा अब मैं खुलकर अपने तरीके से जीऊंगी। लेकिन यहाँ एक ईमानदार, तेज मेमोरी वाले, व्यवस्थित काम के शौकीन सन की गुस्सेल से पाला पड़ा। 3 बेटियां हुई, एक तो बच भी नहीं पाई। घर में हम सब हमेशा सहमे सहमे से रहते थे। जो चीज जहां की है वही होनी चाहिए। हर बात को याद रखना होता था, क्योंकि उन्हें डायरी लिखने की आदत थी। एक एक मिनट, एक एक पैसे का हिसाब। मैं भी चाहती थी कुछ नई डेकोरेशन करूं, लेकिन इजाजत नहीं थी। जो जैसा है वैसा ही रहना चाहिए, जो जहां है वो वही होना चाहिए। रिटायरमेंट होने तक दोनों बेटियों की शादी हो गई थी। दूसरी बेटी की शादी के 2 महीने बाद ये रिटायर हो गए और हम सरकारी मकान छोड़कर अपने इस घर में आ गए। अब तो यहाँ आए हुए भी 15 साल हो गए हैं। अच्छा। 15 साल।
यहाँ आने के बाद मानो मैं नर्क में आ गई थी। सब्जी वाले, केबल वाले, दूध वाले, हर किसी पर शक और हर किसी से झगड़ा। असल में गलती हमारी ही थी। घर में मैंने और मेरी बेटियों ने, और ऑफिस में इनके नीचे कर्मचारियों ने इनकी हाँ में हाँ मिलाकर इनकी आदत बिगाड़ दी थी। सनक अब खप तक बन चुकी थी। रिश्तेदारों ने आना जाना कम कर दिया था। ना हम किसी के घर जाते थे, ना वो हमारे यहाँ आते थे। दिवाली की सफाई से पहले बकायदा एक लिस्ट बनाई जाती थी। कैमरे से तस्वीरें ली जाती थी, कौन सी चीज कहाँ रखी थी। मानो घर में सब फ्रीज हो गया था और मैं जिंदा लाश। अब तो बेटियों ने भी आना जाना कम कर दिया था। धीरे धीरे मैं अकेली होती जा रही थी। ये घर और मैं, मेरी तरह ये घर भी एक जिंदा लाश ही था। या यूं भी कह सकते हैं कि इस सजे धजे घर में, या फिर इस खतरनाक टापू पे एक आदमखोर के साथ मैं एक जिंदा लाश। आंटी, बहुत ही दुखद कहानी है आपकी। आंटी, ये एक पत्र आया था हमारे थाने में। आप भी इसे देखें एक बार। अरे, आपने इसे टेबल पर क्यों रख दिया है? पढ़िए तो सही। पढ़ चुकी हूं मैं। पढ़ चुकी हैं? कब? क्योंकि मैंने ही ये लिखा है पत्र। आपने? मतलब इस पत्र में जो भी लिखा है वो एकदम सच है, कुछ भी झूठ नहीं। इतने आश्चर्य से मुझे मत देखो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। असल में इस पत्र में जो भी लिखा है वो सच इसलिए है कि वो सब मैंने किया है। आपने? लेकिन क्यों? क्योंकि मैं भी कुछ दिन अपनी मर्जी से जीना चाहती थी। मुझे भी वो सारी बीमारियां हो गई थी जो इस उम्र में होती है। मुझे लगने लगा था कि मैं शायद इनसे पहले मर जाऊंगी तो जीऊंगी कब? मायके में नहीं जी पाई, यहाँ आकर भी नहीं जी पाई, तो मैं पैदा ही हुई क्यों? पैदा होते ही मैं एक काली, कभी खत्म न होने वाली रात में फंस गई। इस उम्मीद में जीती कि वो सुबह अब होगी। लेकिन आपने उनको कैसे, किस तरह? 78 साल के बीमार आदमी को मारना कुछ कठिन काम नहीं है। थोड़ा सा दवाओं का हेर फेर कर दो, वही बहुत है। लेकिन फिर ये पत्र लिखने की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्या जरूरत थी इसकी? अपराध बोध। अपराध के बाद सबसे ज्यादा अपराध बोध परेशान करता है। मुझे भी कर रहा था और बहुत कर रहा था। मैंने अपने तरीके से जीने के लिए वो सब कुछ किया, लेकिन अपराध बोध मुझे जीने ही नहीं दे रहा था। कभी पढ़ा था मैंने, अगर कन्फेशन कर लिया जाए तो अपराध बोध कम हो जाता है। बस यही सोचकर पत्र लिख दिया कि अगर पुलिस की वर्दी में कोई मेरे पास आएगा तो चुप रह जाऊंगी, लेकिन अगर पुलिस की वर्दी के अंदर कोई इंसान मेरे पास आएगा तो कन्फेशन कर लूंगी, फिर उसे जो कुछ करना है वो करे। ठीक है आंटी, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा,
जय हिंद साहब। जय हिंद, जय हिंद। मिस्टर समर, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, लेकिन आप तो व्योमकेश बख्शी बनना चाहते थे, शर्लॉक होम्स के भतीजे बनना चाहते थे। आखिरकार आ ही गए ना मुंह लटकाए मेरे सामने। सॉरी सर। आप तो मुझे गलत सिद्ध करने में लगे थे, हैं? मुझे तो हथियार क्यों डाल दिए? और ये क्या है? क्या है ये? बोलिए। इस पत्र के बारे में जांच प्रतिवेदन और ये आपका कंक्लूजन। और लिखा क्या है? उस पत्र में जो कुछ भी कहा गया है वो बिल्कुल निराधार है। ऐसा कोई कारण नहीं जिसके चलते हत्या की जाए। ये अच्छा किया कि ये प्रतिवेदन और डॉक्यूमेंट्स भी साथ लिया है। आपको पता है, एसपी साहब 2 बार पूछ चुके हैं मुझसे इस बारे में। मैंने कहा था कुछ ना कुछ तो निकाल कर लाएंगे ही सर। उन्हें भी निराशा होगी कि पुलिस को एक जेम्स बॉन्ड मिलने से रह गया। मैं अपना नोट लगाकर फाइल साहब के पास भेज रहा हूं। जो भी एक्शन लेना होगा वो खुद ही लेंगे आपके खिलाफ, मिस्टर जेम्स बॉन्ड साहब। सॉरी सर, मुझसे भूल हो गई सर। आपके श्री चरणों में रहूँगा तो सर सीख जाऊँगा। आपके साथ रहूँगा तो बहुत से केस हल कर पाऊँगा साहब। प्लीज़ मेरी चलो, मेरी बात समझ में तो आई, मगर देर से। अब वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। चलो देखता हूँ क्या हो सकता है, हैं? जय हिंद साहब। जय हिंद, जय हिंद। लगता है अपने आसपास ही गिरी है साहब। आपको ये नाटक कैसा लगा कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब आज्ञा दीजिए, चाचा हिंदुस्तानी को जल्द ही लेकर आएंगे हम एक और शानदार नाटक। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर नाटक की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नाटक तृष्णा को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। और साथ ही हमारे पॉडकास्ट चैनल में और भी नाटक हैं, उन्हें भी ज़रूर सुनिए। अब ऑडियो नाटकों की दुनिया से आज्ञा दीजिए आपके चाचा हिंदुस्तानी को। जय जय रंगमंच।